नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम प्रैक्टिस नंबर करने वाले हैं। आपको ध्यान रखिएगा, तीसरा प्रैक्टिस सेट जो कि हम आपको दृष्टि से करा रहे थे BPSC यानी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक स्तर की जो कि सामान्य अध्ययन की जो कि 120 नंबर के क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम से हमारा जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ये जो है PDF सभी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जरूर चले जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। तो प्रैक्टिस सेट तीसरे से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो बिहार का GK होता है उससे रिलेटेड हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो उसके पाठ्यक्रम के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। पहली हमारी वीडियो जो आएगी बिहार का परिचय, जिसमें बिहार के भौगोलिक स्थिति, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की जनसंख्या, बिहार के कौन से जिले के क्षेत्र में कौन सा राज्य किस से सटा हुआ है बिहार से, बिहार के कौन से देश सटे हुए हैं, कितनी दूरी सटा हुआ है, ऐसी चीज़ें जो बातें हैं वो हम बिहार के पहले वाले टॉपिक में बिहार का परिचय में हम बात करेंगे। तो ऐसे ही हम सभी टॉपिकों को बात करेंगे। तो इसके भी वीडियो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और इन सब की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। देखिए, इसको थोड़ा ये PDF जब मैं बनाया था ना तो PDF का थोड़ा कलर चेंज हो गया था। तो मैंने सोचा कि जब कलर, देखिए यहाँ पर दृष्टि का कलर कैसा दिख रहा है और वहाँ पर कलर कैसा दिख रहा था, तो वो कलर चेंज हो गया था। इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना पहले उस चीज़ को आपको दिखा दे, ताकि आपको ये तो पता चले कि ये PDF किस चीज़ का है। इसमें कलर चेंज हो गया था। बाकी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस सेट हम यहाँ कराएंगे तो यहाँ से जो है आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। इसमें कलर अच्छा दिखता है, बाकी सब जो बुक का कवर का कलर होता है वो सीधा सफ़ेद हो जाता है। बस यही इस PDF में थोड़ी गड़बड़ी है, बाकी PDF का क्वेश्चन आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। तो आपको बता दें कि ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है दृष्टि का, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट देखिएगा, मैंने YouTube पर वही प्रैक्टिस सेट उपलब्ध नहीं है, यही उपलब्ध नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही आपको कराया जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले पर चलते हैं। देखिए एकदम साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ना। पहले के PDF थोड़ा बने हुए थे तो उसमें थोड़ा कलर का दिक्कत था, क्योंकि ज़्यादा लाइट हो जाती थी, तो उसके लिए मैंने इस कलर में जब एडिटिंग किया तो थोड़ा वो चेंज हो गया। बाकी क्वेश्चन एकदम साफ साफ दिखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि सिर्फ इसमें हमने 90 क्वेश्चन रखे हैं जो कि सिर्फ स्टैटिक GK से और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। बाकी रीजनिंग को और मैथ को हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने नहीं सम्मिलित किया है। और बाकी उसका उत्तर बता देने से कोई मतलब रहता भी नहीं है। तो बस आप स्टैटिक GK का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए दृष्टि से रिलेटेड। चलिए प्रश्न नंबर पहला, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासन के विषय में जानकारी देता है, तो खारवेल के जो शासक थे उनके बारे में जानकारी देता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? इसमें से कौन सी संस्था जो थी विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो वो थी नाना देशी संस्था, वो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा पर आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है कि सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए इसमें से नहीं की बात कर रहा है तो आपके सामने विकल्प चारों दिखे हुए हैं। सुमेलित अगर हम बात करें तो इसमें जो सुमेलित नहीं होगा वो हो जाएगा अदीना मस्जिद जो है मांडू में नहीं है, यही बहुत इंपॉर्टेंट गलत है। बाकी तीनों, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, 3 दरवाज़ा जो अहमदाबाद में है। थोड़ा ज़्यादा अंदरी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लेकिन ये चीज़ समझिएगा बिहार शिक्षक भर्ती BPSC ऐसे ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली बार शिक्षक भर्ती जो बिहार की हो रही है उसमें BPSC ने कराने का निर्णय लिया है, तो उसका भी क्वेश्चन इसी के लेवल के अकॉर्डिंग ही होगा, ध्यान रखिएगा। और खुद वहाँ के जो सचिव थे BPSC के, उन्होंने खुद कहा था कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 6 से 8 क्लास के जो लेवल होता है उससे काफ़ी
ऊपरी देखने को मिलेगा। वो डायरेक्टली इंटरव्यू में बोले भी हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, वो आपको इसमें बताना है। तो ये जो है सूबों और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, यही चीज़ जो है प्रयोग हुआ था। सी वाला इसका भी विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, वो आपको बताना है, खैरुल मंजिल का। प्रश्न नंबर 5वां का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा, माहम अंगा ने कराया था, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा भारतीय संसद में शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो संसद के 3 ही अंग होते हैं और उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 6वां का। प्रश्न नंबर 7वां है कि राज्य विधान सभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, वो आपको बताना है विकल्प के अकॉर्डिंग। तो वो लेनी पड़ती है राज्यपाल से, बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है। संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, कब बना सकता है, कौन सी ऐसी स्थिति होगी तो वो बना सकता है, तो वो हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे कि वो राज्य सूची का वो इम्पोर्टेंट विषय है, तब वो हो जाता है। तो बी वाला विकल्प प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। जब कोई निर्वाचन संबंधी मुद्दा उत्पन्न आता है ना, तो उसकी सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो जज होते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 कम से कम उनकी संख्या होनी चाहिए। 9 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में पंचायती राज्य का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था, वो आपको बताना है। तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था, तो वो राजस्थान में शुरू हुआ था, नागौर से, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपको पता होगा कि जब बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो उसके बाद ही नीति आयोग इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर लाया था। तो किस सन में लाया था वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो होगा 2015 में जो है नीति आयोग आई थी, बी वाला विकल्प जो है 11 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा विकल्प सही होगा कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा 12 का, तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा के क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का है। तो ये सभी डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, और यह कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, वो आपको बताना है। तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1967 से 69 के बीच ये क्रांति लाई गई थी, और दशक इसका पूछता है तो वो दशक हो जाएगा 1960 के दशक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बने हुए हैं तो मैं आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो वो जारी करने वाली संस्था है कौन सी, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM कुसुम योजना का संबंध अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा किसानों की ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड ये लाया गया था, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है। ये लगभग 1902 के आसपास किया हुआ संस्था का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था? तो बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ध्यान रखिएगा। और एक नाम आता है नंदलाल नंदलाल को पहली छात्रवृत्ति दी गई थी। कलाकारों को छात्रवृत्ति देने के लिए संस्था की स्थापना हुई थी, उसको बढ़ावा देने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 16 का सी वाला विकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी ही बने थे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो साफ साफ चौथा विकल्प दे रहा है। कोरी जो षड्यंत्र हुआ था वो 1920 में न होकर 25 में हुआ था, तो ये गलत है, इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आप चलते हैं आगे 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 का कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड्स होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 को इसकी स्थापना नहीं हुई थी, ये गलत है, तो डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 19 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पर्ल ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजम में भाग लिया था, किस सन में भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किसके कहाँ पर संगठित किया गया था वो आपको बताना है। अभिनव भारत की स्थापना, तो ये अभिनव भारत की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था महाराष्ट्र में, और सावरकर जी थी, तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे वो आपको बताना है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, दूसरे में सम्मेलन थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाग लिया था, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी वो आपको बताना है, किस अधिवेशन में। तो अगर हम अधिवेशन की बात करें तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन जब हुआ था उसमें, तो ए वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है वो आपको बताना है। तो अगर ये वक्तव्य की बात करें तो बहुत वृद्ध पुरुष वो थे और उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किस पर आधारित है वो आपको बताना है। यानी कि आनंद मठ में कौन सा इसमें से विद्रोह जो है वो जो है वर्णन किया गया है इस बुक में, तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है 25 का। आगे चलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक में वर्णित मिलता है सन्यासी विद्रोह, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें सुमेलित नहीं होने की बात करते तो नेहरू रिपोर्ट 1923 में ये देते, एमते गांधी चंपारण में 1917 में जो आंदोलन पहला इन्होंने शुरू किया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में एसी बोस ने किए ही थे, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जिन्ना जो थे खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे, गांधी जी थे, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष भी गांधी जी बने थे, तो डी वाला विकल्प हमारा नहीं पूछा है तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 27 पर। प्रश्न नंबर 27 करा कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था वो आपको बताना है। तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, किस आंदोलन से ये व्यक्ति जुड़ा था वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 28 का बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन जब शुरू किया गया था 1906 में, उससे ये जुड़े थे, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक जो है भाग लिए
थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। और अंतिम अधिवेशन जो है वो कौन सा था, तो अमृतसर का 1919 का अधिवेशन, और उसके बाद 1920 में तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 29 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30। और जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, कि प्रभु को लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो किसको सौंपा गया था वो आपको प्रश्न नंबर 30 में बताना है। तो महात्मा गांधी, बी वाला विकल्प 30 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है। वो आपको इसमें से दामोदर नदी किसका स्रोत है वो आपको बताना है इसमें से नहर में से। तो एडसन नहर जो है, एडन नहर जो है वो संबंधित है दामोदर नदी को। तो ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। 4 ही क्षेत्र हैं भारत में, आपको पता ही होगा, और वो होगा एक उसमें से पश्चिमी घाट जो हो जाएगा, पश्चिमी पूर्वी घाट, और एक होता है इंडो वार्मा क्षेत्र, और एक होता है सुंडालैंड क्षेत्र। तो ये 4 ही हैं, बी वाला विकल्प उसमें से एक दिया है। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 33 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है, इसी को सागरी राष्ट्रीय उद्यान, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है वो आपको बताना है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है, तो वो प्राप्त किया है आइस कोर। ए वाला विकल्प 34 का हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आइस कोर 34 का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 35 पर आ जाते हैं, और यह कह रहा है कि निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिमालय का समय माना जाता है या काल माना जाता है। तो 1650 से 1870 ईस्वी जो है माना जाता है। सी वाला विकल्प जो इस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जलवायु परिवर्तन से खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, किसका इसमें जो है, तो पृथ्वी की कक्षीय उपकेंद्री ये तो है ही है। पृथ्वी का घूर्णन एकदम क्लियर है भाई कि इसकी जरूरत ही पड़ती है। और विश्व आय, पृथ्वी के सूर्य अपसर के स्थिति, ये दोनों स्थितियां जो है बहुत जरूरी होती है जलवायु परिवर्तन में। तो सौर विकिरण जो है ये जरूरी नहीं होता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सौर विकिरण एक प्रकार का सूर्य के प्रकाश का फैलाव हो जाता है, बस वो चीजें हैं। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। मेगा डाइवर्स रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मूंगों का देश भी इस ऑस्ट्रेलिया को ही जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा मृदा से संबंधित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प कौन सा, इफेफिक जो है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 38 का ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन है भैया कि प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो वैश्विक तापमान जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तापमान प्रवाल विरंजक के रूप में। तो डी वाला विकल्प जो है 39 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सी वाला विकल्प। सुंदरवन में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये पूर्वी घाट दिया है गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वो तो सुंदरवन ऊपर में पाता है ना, तो इसीलिए पश्चिमी घाट प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 40 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 41 है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41 का तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के पास है, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रति भूमि के हिसाब से उत्तर प्रदेश पहला स्थान है गन्ना उत्पादन करने में। प्रश्न नंबर 42। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 42 का ए वाला
विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43, भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? दो ही राज्य हैं जो काफ़ी फेमस है सोयाबीन से उत्पादन से, लेकिन पहले उसमें भी बताएंगे वो राज्य। अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इसमें पूछे कि सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश पर मार दीजिएगा। ये वाला विकल्प हमारा 43 का प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, एक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप, सबको पता है बैरन द्वीप, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित बांधों में कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? प्रश्न नंबर 45 का रहा है, और वो हो जाएगा कौन सा बांध? तो देखिए यहाँ पर रिहंद बांध होना चाहिए ना, रिहंद बांध बेतवा नदी। चलिए डी को मार दीजिए, राजघाट। अब इस प्रश्न में थोड़ा सस्पिशन है, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ देते हैं 45 को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46। अब देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये है कि 50 सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज कर आपको बताना है। तो आपको बताना है कि 0 सेल्सियस जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान, सूत्र आपको ध्यान रखना चाहिए, सेल्सियस बराबर 5 बराबर F माइनस जो है 32/9 होता है। तो इसी पर आप रखेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा ए वाला विकल्प आएगा। रख कर देख लीजिएगा, सी के स्थान पर 50 को रख दीजिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा, आपका चले आएगा। प्रश्न नंबर 47, हर्ट्ज में मापा जाता है क्या? तो आवृत्ति मापी जाती है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है वो आपको बताना है। तो हाइपोथैलेमस होता है, प्यार होता है, तो इसी की जिम्मेवारी होती है, शरीर का टेम्परेचर यही कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है? विद्युत धारा की बात कर रहा है, तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो वो नापी जाती है ए मीटर में, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। विभवांतर जो है वोल्ट मीटर में मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50, विद्युत शक्ति इकाई है, किसकी इकाई है वो आपको बताना है। तो विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो वो वाट हो जाता है, और विद्युत आवेश, अब यहीं देखिए शक्ति दिया है, यहीं पर आवेश दे देगा तो कूलाम हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवजियर को कहा जाता है, लेवजियर को, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 52, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है और तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी तत्व, मान लीजिए अगर हम सी मान लेते हैं तो इसके ऊपर जो होगा वो द्रव्यमान संख्या होता है, और नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक संख्या होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सी वाला विकल्प आएगा, और वहीं आपका द्रव्यमान संख्या चला आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऑप्शन तो फंसाने वाला दिया है, एकदम ऑप्शन फंसाने वाला। कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला सही होगा कि बी वाला सही होगा? चलिए, हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं या कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं? बी वाला विकल्प सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड उसको कहा जाता है। ए वाला गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई, बी वाला विकल्प ही सही होगा। 53 का 54, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो सबको पता है गैस तत्व नहीं है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, पानी का पीएच मान 7, क्योंकि पानी ना तो अम्लीय ज़्यादा होता है ना ही क्षारीय होता है, तो उदासीन होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है, कौन? आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, कहीं देखें ग्लूकोज तो खाने में ना यूज किया जाता है, तो ये मुख्य घटक कैसे हो जाएगा? तो डिपू नहीं पूछा है, डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? अच्छा देखिए, सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, तो विकल्प हमारा ये वाला, ऑक्सीजन इसमें नहीं रखता है, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन के आने पर आग लग जाती है। प्रश्न नंबर 58, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है वो आपको बताना है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे मैं प्रश्न पढ़ूँ तुरंत आप ऊपर अपने दिमाग में मार लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं जल्द से उत्तर आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 59, ग्लूकोज का सूत्र आपको बताना है, कितना होता है ग्लूकोज का सूत्र? तो वो होता है C6H12O6, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60, CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है? वो एक होता है, तो वो 3 होता है। ये साइंस का थोड़ा अंदर ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 61 पर। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? हमने ट्रिक पढ़ा था कि राजा ने वैशाली को
पाटलिपुत्र के कुंडल वन में पटा लिया था। तो अब ये ऐसे जोड़िएगा, अशोक का संबंध किससे? पाटलिपुत्र से। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 61 का हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, वो आपको बताना है। तो जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था ना रावी नदी के तट पर वो था, तो उस समय जो शासक था वो घनानंद था, और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित किया था। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ध्यान रखिएगा। उसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। 63 प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र कौन सा? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति धर्मपाल हैं, ध्यान रखिएगा। 64, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना था किस चीज से, वो आपको बताना है। तो इनकी जो महल पाटलिपुत्र में बनी थी, जो कि इसमें पटना है, वहां पर लकड़ी की महल बनी थी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? प्रश्न नंबर 65 का रहा है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जा आजीवकों ने किया था। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 66 पर। बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट से भी रिलेटेड आपको आ सकते हैं। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है। तो कहाँ पर? जब रिंग रिंग की घंटी बजती है तो बच्चे क्या होते हैं? वो भाग जाते हैं। ऐसे जोड़ लीजिएगा, ट्रिक भागलपुर। ए वाला विकल्प इसका सही जगह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पहला बना है उत्तर भारत में, वो भी बिहार के भागलपुर में। ट्रिक भी बता दिया हूँ, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, वो आपको बताना है। और बिहार में एक ही वो राष्ट्रीय उद्यान है, और वो है पश्चिमी चंपारण में स्थित। तो ध्यान रखिएगा। और वो है कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है 67 का हमारा सही हो जाएगा। इसी में शुरू किया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही है बिहार में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना। 68 प्रश्न, बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जमुई में, जमुई। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। बिहार का एक फेमस जिला है स्वर्ण उत्पादन से रिलेटेड बिहार का, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, और बिहार से रिलेटेड जो हमारी श्रृंखला वाली वीडियो आ रही है वो भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं धातु से भी रिलेटेड कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में कौन सा क्या उत्पादन के लिए फेमस है, उन सभी की वीडियो जो मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा। तो वो सीरीज वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपका बिहार का जीके तैयार हो जाएगा। 69 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए अभी आ गया ना, अब किस जिले में पूछ दिया है, अभी उसको मैंने बताया। पश्चिमी चंपारण स्थित है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 69 का। कौन सा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वही है, एक ही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंगेर में। तेंदुआ अंदुआ सब यहाँ पर पाए जाते हैं, मुंगेर में स्थित है। तो कौन सा? तो वो भीम वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में 12 ही वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, 13 कुल मिलाकर। उसमें से ये जो भीम वाला है ना, वो जो है मुंगेर में है, स्थित है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। भीम और मुंगेर, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए यहाँ पर मिलाते हैं। अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो अभ्रक हम रोहतास के साथ जा सकते हैं। पेट्रोल उत्पादन में किशन के साथ जा सकते हैं। स्वर्ण उत्पादन में अभी हमने बताया मुंगेर, और डोलोमाइट के साथ तो गया के साथ जा सकते हैं। अब चलिए विकल्प कौन सा सही होगा वो हम देख लेते हैं कि इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 71 का विकल्प जो होगा वो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प। तो आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर 72, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। 72 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा बरौनी। बिहार का ये बरौनी जो जिला है ना, काफ़ी फेमस है भाई। इसके बिहार का औद्योगिक हब भी इसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बरौनी बहुत फेमस है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य आपको चुनना है, इसमें से कौन सा होगा। 73 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सभी। बिहार कोयले में अभ्रक उत्पादन मुख्य हैं, ये भी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पायराइट उत्पादन में तो ये फेमस है बिहार में पायराइट के भंडार नहीं मिलता है। देखिए ये डी के साथ हम नहीं जाएंगे,
सत्य पूछा है ना, तो हम झारखंड राज्य से बिहार अभ्रक उत्पादन राज्य बना है। कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहता है, अभ्रक और कोयला, ये गलत हो जाएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। और पायराइट उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, 95% बिहार उत्पादित करता है। तो इस तरह से हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर असत्य लिखना चाहिए था, ये डी वाला हो जाता, ऐसे सही हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। विवादित प्रश्न है 74 प्रश्न। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में है, वो आपको बताना है। रासायनिक उद्योग का तो कौन सा जिला, मैंने बताया ना कि बिहार का हब कहा जाता है बरौनी को और रोहतास को, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 पायराइट फास्फेट केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थापित की गई थी, तो वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा रोहतास, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 76 का। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 106 पर, और इसके बीच में जितने भी प्रश्न थे वो रीजनिंग या तो मैथ से रिलेटेड होंगे, तभी मैंने उसको छोड़ दिया। 106 है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो अरविंद पानगड़िया थे, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो आपको बताना है। डेयरी अनुसंधान संस्थान तो वो करनाल में है, हरियाणा के करनाल में, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 द रूथ ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है, वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा WS फेयर सर्विस, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम मिला लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से। देखिए WTO, तो W यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है WTO, तो ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो वो करता क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दूसरे के साथ सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है, दूसरे के साथ आ जाएगा। सार्क का दक्षिणी एशियाई से संबंधित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सार्क तकरीर यहाँ पर साफ दिखेगा, सार्क इससे रिलेटेड हो जाएगा, WHO इससे रिलेटेड होगा। अब दो ऑप्शन जब आपको मिल जाएंगे तो आपको उसको पढ़ना की जरूरत नहीं। और ये क्या है IMF, अच्छा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अर्थ करता है कि भुगतान करने का कार्य करता है, भुगतान जो है करने का कार्य करता है। तो ये पहले के साथ हो जाएगा मुझे लगता है। चलिए आके मिला लेते हैं। ए का जो है दूसरे के साथ, ए का दूसरे के साथ 2 ऑप्शन में है। उसके बाद सी का जो है चौथे के साथ, सी का चौथे के साथ 2 ऑप्शन में है। तो विकल्प जो हमारा 109 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 110 है कि पुस्तक आतंक के साये में किसकी लिखी गई पुस्तक है, वो आपको बताना है। बहुत अच्छी पुस्तक है आतंक के साये में, तो गरिमा संजय जी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 111 समर्पित वाणिज्य न्यायाधीशों की स्थापना की घोषणा करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बन चुका है। तो कौन सा हाई कोर्ट बना है, तो वो बना है कौन सा, दिल्ली हाई कोर्ट, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 फेसेज एंड प्लेजेस नामक पुस्तक किसने लिखी, वो आपको बताना है। किसने लिखी है, तो वो लिखी है पुस्तक ये दीपक नैयर जी हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित है कौन सा बताना है, वो आपको 113 में बताना है। और इसमें जो सुमेलित की बात करे जाएगा वो होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। खालिद वी सईद जो है पाकिस्तानी ऑफ द फार्मेस फेज के लेखक हैं, बाकी अब सभी ये क्वेश्चन गलत हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये अंग्रेजी शासक ही लिखा था, वो कर्जन ने लिखा था, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि निम्नलिखित में प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है किसे। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कौन सा, जापान नहीं दक्षिणी कोरिया को कहा जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 एक्ट ईस्ट विदेश नीति की रणनीति है, किसकी ये रणनीति है, एक्ट ईस्ट। प्रश्न नंबर 117 कह रहा है ये भारत की एक रणनीति है, करंट का भी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बोको हराम क्या है, वो आपको बताना है, तो यह एक आतंकी संगठन है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है कि भारत सरकार द्वारा घोषित
ABC सूचकांक का संबंध किससे है वो आपको बताना है। तो ये जो सूचकांक है ना, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है जानकारियाँ देता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 120 नरेंद्र मोदी द मैन ऑफ टाइम्स पुस्तक लिखी किसने है वो आपको बताना है। तो किसने ये पुस्तक लिखी है, तो वो लिखने वाले हैं कौन, किंग सुंग नाग द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। 120 का सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो है करंट बिहार से चक भर्ती से मॉडर्न पेपर हमारा तीसरा। इसके बाद जल्दी चौथा मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो थैंक यू।